आज राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के कल आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से मतगणना होगी शुरू। मतगणना केंद्रों पर पुलिस और सुरक्षा बल की पैनी नजर। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर हुआ तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार बोली हम पर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा संसद सत्र। दिल्ली शराब घोटाले मामले में बढ़ी संजय सिंह की मुश्किलें। आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने दायर की चार्जशीट। आप सांसद पर पैसे के लेन देन का आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रदेश वासियों को सौगात। 50 बसों, 38 इंटरसेप्टर वाहनों और 12 प्रचार वाहनों को दिखाई हरी झंडी। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। खबर कोटा से है, जहां उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित डीसीएम नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक और उसके पिता नहर के किनारे से गुजर रहे थे, तभी अचानक से गड्ढे में पैर चले जाने से उसका संतुलन बिगड़ गया और युवक नहर में गिर गया। पिता उसे बचाने के लिए नहर में कूदा, लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाया। मौके पर पहुंची गोताखोरों की टीम ने शव को बाहर निकाला और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मतलब मैं उस काम करके आया हूँ, मैं उधर घूमता हूँ। मैं घूमने चले गया, मेरे पीछे पीछे आके मुझे सोचा पापा घूम बगैर मैं भी जाऊँगा। तो मैं 32 साल है, 32 साल है। अच्छा। उनके बाद में फिर वो आगे खड़ी हुआ बाजी, मुँह खड़ी हुई और वो उन्होंने सोचा पापा ठीक गया जगह। उन्होंने सोचा गाड़ी खड़ी आ जाए, वो नीचे उतर गयो। नीचे उतर कर मुँह तो जा रहे ऊपर ऊपर, वो नीचे उतर कर ऊपर घोड़ी पर चल रही हो। अब आगे उन्हें याद को खड्डो से आगे तो चलते वो खड्डा में पहुँच जाता है। अब पानी में पड़ गयो। अब पानी में पड़ता है एकदम से बढ़ा है नो, जब मैं भाग रहा हूँ, भाग रहा था मन को छोड़ो पड़ गया। फिर भाग रहे से मुँह ढाके फिर बस उसके बाद में फिर वो भी आप लग गई। फिर मैं भी उठो कोई ना बस कर भी ना हो आराम। फिर मैं रस्ते से पकड़ खाँचो, फिर बाद में वो खाँच। बेटे हैं शाम को 7 बजे नहर पे गए थे। उनसे एक बार कितना के साथ 7:30 बजे अचानक गाय आपस में लड़की आई, तो ये मतलब पीछे हटा के गिर गया नहर में, जिससे इस बाप ने काफ़ी कोशिश की निकालने की। तो बाप को निकालने पर रेस्क्यू टीम बुलाई, थाने में गाड़ी गई। तो 9:30 बजे से डेड बॉडी मिली, उसके हॉस्पिटल लेकर आए, साबरमती पेशेंट तक। अजमेर के मेयो कॉलेज के स्पोर्ट्स कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे, जहां अनुराग ठाकुर का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए अनुराग ठाकुर ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 5 साल में राजस्थान की जनता महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार से परेशान हो चुकी है, इसलिए इस बार डबल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। साथ ही अनुराग ठाकुर ने कहा, राज्य में सरकार बनने के बाद पेपर लीक मामले और भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी पूरी ताकत झोंकी और मैं कह सकता हूं कि नतीजे भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि जनता चाहती है डबल इंजन की सरकार, जनता चाहती है विकास। और जहां मैं राजस्थान में खड़ा हूं, यहां तो पिछले 5 वर्षों में महिला अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार इसका ही बोलबाला था और जनता एक तरह से इंतज़ार कर रही थी कि कब अवसर आएगा, कब भ्रष्ट सरकार से मुक्ति मिलेगी। और जब वोट पड़े तो निश्चित तौर पर जनता ने एक सुशासन वाली, विकास वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने के लिए वोट किया होगा, ऐसा मेरा मानना है। और कल के नतीजे आने के बाद राजस्थान में फिर कमल खिलने की तैयारी। राज्य की सरकार बनने के बाद चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर महिला अपराध के मामले हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए हर तरह के प्रयास किए जाएंगे और जो पूर्व की घटनाएं और भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का कार्य।
राजस्थान विधानसभा की मतगणना से पहले मीडिया ने जोधपुर के अलग अलग राजनीतिक उम्मीदवारों, जिला अध्यक्षों समेत कई लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिरकार प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। हालांकि सभी ने ही अपनी अपनी जीत का भरोसा जताते हुए सरकार बनने का दावा पेश किया है। इसी तरह लूनी विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी जोगाराम पटेल ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश जोशी भी अशोक गहलोत की सरकार बनने के दावे पेश करते नजर आए। वैसे तो देखो, लोकतंत्र के अंतर जनता ही जनार्दन होती है, और हमें मुख्यमंत्री जी के कामों पे, सरकार की गारंटी योजनाओं पे, महंगाई राहत कैंप पे ये पूर्ण विश्वास है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी पे विश्वास किया होगा और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मत कांग्रेस के पक्ष में डाले होंगे। उसी के आधार पर हमारी ये कांग्रेस की सरकार बनेगी। जहाँ तक एग्जिट पोल का सवाल है, एग्जिट पोल के अंदर किसी का नहीं है। आप 2-4 दिन से अखबारों में देख रहे हैं कि जब भी एग्जिट पोल का जो था उससे उल्टा निर्णय जनता ने दिया, और देश के अंदर जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी के डर से सच्चाई को छापने में नाकाम साबित होता जा रहा है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया है, हमारे नेताओं पे विश्वास किया है, और राज्यों में सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं, समर्थकों और आम जन का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इन चुनावों में अथक मेहनत की, मुझे आशीर्वाद दिया, कमल के फूल को आशीर्वाद दिया, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, उनके निरंतर प्रयास, आम जन का आशीर्वाद से लूनी में ऐतिहासिक मतों से कमल का फूल खिलेगा। मेरा ये भी विश्वास है कि राजस्थान में जो पिछली वर्ती भाजपा सरकार थी उसके कार्यों के आधार पर और वर्तमान सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और झूठे गारंटी के आधार पर जनता ने उनमें कोई विश्वास नहीं किया है। जनता ने नाराज़गी प्रकट की है, और आने वाले 3 तारीख को यानी कल जब रिजल्ट आएगा तो भाजपा राजस्थान में ऐतिहासिक मतों से और ऐतिहासिक सीटों के साथ विजय प्राप्त करेगी। भाजपा की राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होनी है। साथ ही मतगणना से पहले पुलिस अधीक्षक और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है और मतगणना के दिन शांति व्यवस्था बनाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मतगणना स्थल के बाहर और अंदर किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, पिस्टल, बंदूक आदि लाने की अनुमति नहीं है। साथ ही मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे, रैली और जुलूस निकालने पर भी पाबंदी रहेगी। भड़काऊ भाषण देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसे कल विधानसभा चुनाव की मतगणना के मद्देनजर हमने जो 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम उसको मजबूत किया। जो बाहर के आउटर लेयर है उसमें हमारी लगभग 15 के आसपास पेट्रोलिंग यूनिट्स भी रहेंगी वाहनों के साथ में। जितने भी SHOs और जो सीनियर अधिकारी लगे हुए सब, मैं वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर के हूँ। इसके अलावा जो बाहर की सड़कें हैं, बाहर का इलाका है, उस पर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी रखी जाएगी। हम सुनिश्चित करेंगे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है काउंटिंग की प्रोसेस हो। और लोगों को भी आगाह किया गया है कि जो बाहर का इलाका है उसमें 2 किलोमीटर के एरिया में हम लोग अनावश्यक वाहनों का प्रवेश जो है निश्चित करेंगे। तो अनावश्यक वाहन इस एरिया में जाएँ, बिल्कुल मजबूत सिक्योरिटी रख के शांतिपूर्ण तरीके से काउंटिंग प्रोसेस को करवाना पुलिस सुनिश्चित करेगी। कल सुबह 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ होगी। शुरुआत में पोस्टल बैलेट की काउंटिंग चालू होती है, आधे घंटे के बाद EVM की काउंटिंग चालू होती है। इसके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स 3 लेयर की है। सबसे बाहर की लेयर स्थानीय पुलिस की रहेगी, बीच की लेयर RSC की रहेगी और अंदर की सेंट्रल पैरामिलिट्री पुलिस आई हुई है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा मेन गेट के बाहर बैरिकेडिंग करेंगे ताकि अनावश्यक किसी प्रकार की वहाँ पे भीड़ इकट्ठी ना हो सके। अंदर आने वाले जो भी हमारे स्टाफ के मेंबर हैं या काउंटिंग एजेंट हैं, कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट हैं, आई कार्ड के आधार पे ही उनका प्रवेश होगा। मतगणना दिवस के लिए सबके स्पेशल आई कार्ड जारी किए हैं। इसके अलावा मीडिया के लिए सेपरेट मीडिया सेंटर बनाया गया है जहां पर मीडिया के मेंबर्स उपस्थित रहेंगे। मीडिया के मेंबर्स को अंदर क्लिपिंग लेने के लिए PRO के माध्यम से आपको क्लिपिंग भी उपलब्ध करवाई जाएगी। राउंड वाइज रिजल्ट के अनाउंसमेंट के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे कि बाहर जो पब्लिक उपस्थित है उनको राउंड वाइज रिजल्ट का पता लगता रहे।
श्रीगंगानगर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर साल की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 दिसंबर को होना है, जिसके सफल आयोजन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले के समस्त न्यायिक आधिकारिक गण के साथ एक मीटिंग ली। सत्यनारायण व्यास ने बताया कि इसको सफल बनाने के लिए बीमा कंपनी, बैंक, रेवेन्यू अधिकारी के साथ समन्वय करके अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण का प्रयास किया जाएगा। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने पीएचडी सीसीआई के सहयोग से नवाचार, सशक्तिकरण और दूरदर्शी पहल विषय पर राजस्थान विकास संवाद 2023 का 7वां वार्षिक सेमिनार आयोजित किया। जयपुरिया इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर प्रभात पंकज ने बताया कि यह सेमिनार चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र की क्षमता को उजागर करने के लिए सहयोगात्मक और नवीन दृष्टिकोण की वकालत करने में मदद करेगा। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का ये स्पेशल इनिशिएटिव है जो हमने 7 साल पहले शुरू किया था, तो ये 7th एडिशन है। इसमें हम लोग राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग का के रूप में इसको हम दिन भर का प्रोग्राम करते हैं। डायलॉग का मतलब ये है कि राजस्थान के भविष्य के लिए चर्चा होती है, और इस बार जो चर्चा हो रही है उसमें करीब 35 इंडस्ट्री के लोग आ रहे हैं और एकेडमिया से लोग जुड़ रहे हैं, एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, और अलग अलग 11 थीम के ऊपर डेवलपमेंट डायलॉग होगी। तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि अपने विद्यार्थी और जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं उनको राजस्थान के साथ जोड़ना और उनके व्यूज़ को भी काउंट करना कि राजस्थान के डेवलपमेंट में यूथ का क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उस पर हमारा एम्फेसिस है। ख़ास करके जो एजुकेशन का क्षेत्र है उसमें हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट बढ़ चढ़ कर के भाग लें और राजस्थान को विकसित स्टेट बनाने में योगदान करें। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि दिग्विजय डाबरिया, अध्यक्ष पीएचडी सीसीआई, ने राष्ट्रीय विकास में राजस्थान के उद्यमियों के महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला। और सर, ये जो जयपुरिया इंस्टीट्यूट और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर राजस्थान डेवलपमेंट समिट पे जो बात की है, इस पे कुछ सेक्टर जो सबसे ज़्यादा इमर्जिंग है राजस्थान में, एक तो मेडिकल पार्क, मेडिकल डिवाइसेस पार्क जोधपुर में आ रहा है, उस पर बात हुई है। दूसरा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो एक नया इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है राजस्थान में, उसके ऊपर बात की गई है। इसके अलावा जो डीएमआरसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो दौसा और फुलेरा, इन दोनों में जो वेयर हाउसिंग के ऊपर काम होने वाला है, और राजस्थान में जो डेवलपमेंट की अप्रचुर संभावनाएं इनके कारण से दिख रही है, उस पर यहाँ पर बात की गई। देखिए सर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर 2 तरह का दृष्टिकोण है। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर वहाँ पर नज़र आता है जहाँ पर लोग केवल सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। प्राइवेट सेक्टर में तो लोगों को आदमियों की कमी है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। और राजस्थान में और इंडस्ट्री में जो अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो स्कोप बढ़ रहा है, उसमें तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पूरी तरह से। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विधायक कालीचरण सराफ ने कहा कि राजस्थान में उद्यमी नवाचार के माध्यम से भविष्य को आकार दे रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी बात है कि राजस्थान के विकास के संदर्भ में जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के तत्वावधान में ये राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ इनकी ये कल्पना कि राजस्थान किस प्रकार से विकसित हो सकता है, किस प्रकार से विकास की ओर चरण बढ़ा सकता है, इसकी ओर इन्होंने बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये डायलॉग
राजस्थान डेवलपमेंट डायलॉग का आयोजन किया है। निश्चित रूप से इस प्रकार के आयोजन विकास के काम में मील का पत्थर साबित होंगे और यहाँ जिस डेडिकेशन के साथ और ये इंस्टीट्यूट ऑफ जयपुरिया मैनेजमेंट, इसका जहाँ तक है ये राजस्थान का पहला निजी संस्थान है और यहाँ मुझे बताया गया है कि प्लेसमेंट 100% है। जितने बच्चे यहाँ से निकलते हैं उन सबका प्लेसमेंट हो जाता है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। और राजस्थान में भी हमारी इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं। निश्चित रूप से ये राजस्थान के लिए। बीते दिन 1 दिसंबर को दाहोद के ज्वालो तालुका के लिमड़ी में विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लिमड़ी ग्रुप हेल्थ सेंटर और लिमड़ी ग्रुप में श्री बीपी में एड्स दिवस पर जन जागरूकता पैदा करने के लिए रंगोली और ड्राइंग जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अग्रवाल हाई स्कूल में स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने छात्रों को एड्स के बारे में जानकारी दी। इस दौरान स्वास्थ्य केंद्र के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। खेड़ा में आयुर्वेदिक सिरप पीने से 5 लोगों की मौत के बाद पूरे गुजरात राज्य की पुलिस ने मेडिकल स्टोर, पार्लर और होटलों समेत दुकानों की जांच शुरू कर दी है। बीते दिन शुरू की गई जांच के दौरान पुलिस ने 50 से अधिक मेडिकल स्टोर, आयुर्वेदिक अस्पताल, पार्लर, होटल आदि पर छापा मारा, जहां एक दुकान से 6,870 रुपए की अवैध आयुर्वेदिक नशीली सिरप और मादक पेय की बोतलें मिली है, जिसकी कीमत लगभग 10,15,200 रुपए बताई जा रही है। अवैध सिरप बेचने के अपराध के नए सिरे से जांच की गई है। और वही खबर गुजरात के मुदावाड़ी से है, जहां एक गरीबों को मिलने वाले हक को छीनने का मामला सामने आया है। राशन लेने वालों का कहना है कि उनके हक का राशन किसी और को दिया जा रहा है। वीरपुरा मुवाड़ा गांव के राशन कार्ड धारकों को सिर्फ गेहूं और चावल दिया गया है, जबकि बाकी राशन नहीं दिया गया है। ऐसे में कई बार राशन कार्ड धारकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकारियों के मुताबिक जाँच पूरी होने के बाद कसूरदास संस्थान के दुकान प्रबंधक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वहीं पंजाब के धुरी में जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस ट्रस्ट पंजाब की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में एसडीएम धुरी अमित गुप्ता और डीएसपी तलविंदर सिंह गिल शामिल हुए। बैठक के बाद डीएसपी तलविंदर सिंह गिल ने कहा कि शहर में ट्रैफिक समस्या को वास्तविक तरीके से प्रतिबंधित करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है और निकट भविष्य में एक योजना पर काम किया जा रहा है और शहर में ट्रैफिक को लेकर ठोस परिणाम सामने आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा लोगों से नशे की लत को रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ। पंजाब से एक ऐसी खबर सामने आई है जो आज भी सभी को चौंका सकती है। 21वीं सदी में आज भी श्री प्रणाली सूबे में प्रचलित है, जहां श्रमिकों से 16 से 18 घंटे काम कराया जाता है, जिसके बदले मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता। ये लोग सफाई, कपड़े और बर्तन धोने का काम करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें मेहनताना नहीं दिया जाता। वहीं 70% प्रवासी मजदूर पंजाब की भट्टियों में काम करते हैं, जो अपनी आजीविका कमाने के लिए पंजाब आते हैं, लेकिन भट्टा मालिक उन्हें बंधुआ मजदूर बनाकर रखते हैं। पंजाब में मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का रोजगार नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से आज भी इस तरह की कुप्रथाएं लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रही हैं। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1819 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਵਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵਰੀ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਸਲੇਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਮਾਡਰਨ ਸਲੇਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸੀਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਬਰਤਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 10,000 ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਕੋਈ 20,000 ਦਾ, ਕੋਈ 25,000 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਠਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਟੋਟ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ी तादाद ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ है। सरकारें जनता को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए योजना तो बनाती है, लेकिन निचले स्तर पर राजनीतिक या अफसरशाही की वजह से इन सुविधाओं का लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। ऐसा ही मामला पंजाब के मालेरकोटला से सामने आया। यहाँ 15 अगस्त के दिन शहर को साफ सुथरा बनाने के उद्देश्य से 23 टिप्पर वाहन को विधायक ने हरी झंडी दिखाई थी, लेकिन इन टिप्पर वाहनों का उपयोग नहीं हो रहा है। शहर की सड़कों पर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आजमगढ़ में एक बार फिर बड़े कांड में खाकीधारियों की संलिप्तता सामने आई है। दरअसल आजमगढ़ से एक कपड़ा कारोबारी को 2 दिन पहले खुद को पुलिस कर्मी बताकर 5 से 6 लोगों ने बंधक बना लिया था। कारोबारी को छोड़ने के एवज में परिजनों से 1,20,000 रुपए भेजने को कहा। जब परिजन रुपए देने गया तो परिजन के साथ जमकर मारपीट की गई। किसी तरह वह जान बचाकर भाग निकला। मामला खुलने के डर से आरोपी कारोबारी को छोड़कर भाग निकले। कारोबारी ने हसनगंज कोतवाली थाने में तहरीर दी। परिजन का आरोप है कि आरोपियों में एक बर्खास्त सिपाही भी शामिल है। साथ ही सूचना पर पहुंचे सब इंस्पेक्टर और सिपाही ने भी मदद नहीं की। मामले में एडीसीपी मध्य मनीषा सिंह का कहना है कि अभी एफआईआर नहीं हुई है। साथ ही मामला आजमगढ़ से जुड़ा है और जांच जारी है। मेरा सारा कपड़ा छीन दिया, कितने पैसे थे मेरे पास सब छीन दिया। नहीं तो ये घटना कहाँ आजमगढ़ में हुई? ये आजमगढ़ के सर। कौन लोग थे वो? ये 6 लोग थे। तो क्या आजमगढ़ में कहाँ पर? बस अड्डे पास ही थे। तो 6 लोग थे तो क्या किए तुम जो है? ये लिया मुझे साथ लिया है यहाँ। अपहरण जबरदस्ती? जी जब ने लेकर आए। गाड़ी में बिठा ले? कौन सी गाड़ी थी? जी बोलेरो। बोलेरो थी। तो उसमें बिठा के तुमको कहाँ लाए? होटल में लेकर आए। कौन से होटल में? लखनऊ कौन सा होटल है? यहाँ पे जहाँ हो खड़े हो जी यही होटल है? तो यहाँ लेकर आए कमरे में? यहाँ है पास अंदर में। तो जो लोग उठाए थे वही सब लोग यहाँ थे? जी यहाँ कौन किसी को पहचान? सूचना एक मेरे मुरादाबाद में मिल रहा। अच्छा। उनके माध्यम से आया था मेरे पास सूचना। हाँ। तो ऐसी चीज़ लखनऊ में वहाँ जगह रोके। हाँ। हम आए। हाँ। इस होटल में। हाँ। तो होटल में जब आए तो इसके बाद जाकर के जब मैं वहाँ बातचीत करने लगा तो ये लोग ईंटें लेकर के, जिसमें दिनेश गुप्ता था एक, हाँ। HS हसनगंज है। अच्छा। एक धीरेन्द्र यादव है। हाँ। जो सरवन साहू हत्याकांड में बर्खास्त हैं वो। अच्छा। सिपाही। जी। एक नाजिम, मोहम्मद नाजिम, हाँ। भीखमपुर के रहने वाले HS महानगर हैं। अच्छा। एक अनुराग द्विवेदी, हाँ। सब इंस्पेक्टर है हसनगंज की। अच्छा। एक यूसुफ खान जी, जो इंस्टीट्यूट चौकी पे है पोस्टिंग उनके। अच्छा। ये लोग जब ये लोग दौड़ाए तो मैं मेडिकल स्टोर पे 8 नंबर चौराहे पे भाग के गया। अच्छा। जबकि मेडिकल स्टोर वाले सब वहीं पे खड़े थे। हाँ हाँ। सब बाहर निकल के आए। हाँ। फिर मैंने 112 पे कॉल किया। हाँ। फिर वो लोग करीब 15 से 20 मिनट में आए। फिर मैंने 1076 पे हेल्प मांगा। हाँ। फिर 1076 ने कांटेक्ट किया सबसे। हाँ। फिर कांटेक्ट करके तो फिर यहाँ पे आए तो फिर इंस्पेक्टर हसनगंज आए। हाँ। फिर इंस्पेक्टर हसनगंज आए यहाँ तो कहने लगा देखो भाई तुम लोग मैनेज कर लो। हाँ। नहीं तो मैं मुकदमा लिखूंगा। अच्छा। वो इतना बात करके वहाँ से चले गए। अच्छा। और वहीं बिजनौर के चांदपुर में शकुंतला कन्या इंटर कॉलेज में हुई विवाद के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई है। अल्पसंख्यक आयोग के संज्ञान के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी की ओर से एक संयुक्त कमेटी बनाई गई है जो कॉलेज पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई है। कमेटी ने कॉलेज में पहुंचकर दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही कमेटी का अध्यक्ष SDM चांदपुर मनोज कुमार सिंह को बनाया गया। पीड़िताओं के अभिभावकों के मुताबिक जांच कमेटी मंगलवार को अपनी रिपोर्ट अधिकारियों को पेश करेगी। SDM ने कहा कि मीडिया को भी धन्यवाद दूंगा। समाज में जो पॉजिटिव चीज है, सकारात्मक चीज है, उनको आप लोग बढ़ावा देते हैं। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मैं और हमारे अधिकारी साथी क्षेत्र अधिकारी पुलिस चांदपुर और DI साहब कल कोई सोशल मीडिया पे घटना आई थी, उसके प्रकरण में
यहाँ आए और बच्चों के अभिभावकों से, स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम हैं उनसे और टीचर से, सबसे अलग अलग इनसे वार्ता हुई, सामूहिक रूप से भी वार्ता हुई। और ये प्रकरण कुछ गलतफहमियां हो गई थी जिसके कारण हुई है, जो कि अब पटाक्षेप हो गया। बच्चे भी बड़े हंसी खुशी से अपने कैरियर बनाने के लिए उत्सुक हैं। कॉलेज को भी कह दिया गया है कि आप एक्स्ट्रा क्लास भी करा के जो इनका आगामी फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आप कराएं। तो आप सबों का भी बड़ा धन्यवाद दूंगा कि समाज में एक जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, सकारात्मक चीज़ें हैं, उसको आप बढ़ावा देते आए हैं। और भी राजस्थान में गहलोत का जादू चलेगा या 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड जारी रहेगा। 3 दिसंबर को नतीजे आने हैं और इसके साथ ही साफ हो जाएगा सत्ता पर किसका राज होने वाला है। चुनावी नतीजों से पहले आ रहे एग्जिट पोल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर भी होने वाली है। इन सब के बीच एक चेहरा सबकी धड़कनें बढ़ा रहा है। आखिर कौन है वो चेहरा और क्या है समीकरण, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान में किसका चलेगा जादू? 3 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे। एग्जिट पोल से बढ़ी बीजेपी और कांग्रेस की धड़कनें। सत्ता में आने पर क्या बीजेपी देगी नया मुख्यमंत्री? क्या राजस्थान को मिलेगा नया सीएम चेहरा? क्या बाबा बालकनाथ को मिल सकती है कमान? एग्जिट पोल के अनुसार राजस्थान के चुनाव परिणाम की बात करें तो कांग्रेस 86 से 106 और बीजेपी 80 से 100 सीटें जीतती दिख रही है। कई सर्वे भी हुए हैं और इनमें सीएम पद की दावेदारी के लिए एक ऐसा नाम भी सामने आया है जिस नाम ने कई पार्टियों के होश उड़ा रखे हैं। एक एग्जिट पोल में जब लोगों से सीएम पद के लिए सवाल किया गया कि वो किसे अब मुख्यमंत्री के फेस में देखना चाहते हैं, तो लोगों ने अपनी पहली पसंद के तौर पर अशोक गहलोत का नाम लिया। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो लोगों ने न तो वसुंधरा राजे का नाम लिया और न ही राजनीति के युवा चेहरे सचिन पायलट का नाम लिया। सीएम पद के लिए दूसरे नंबर पर लोगों की पहली पसंद महंत बालकनाथ योगी हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शामिल है बाबा बालकनाथ। बालकनाथ योगी अलवर से सांसद हैं और बीजेपी ने उन्हें तिजारा विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा था। बाबा का पहनावा योगी आदित्यनाथ की तरह रहता है, इसीलिए उन्हें लोग राजस्थान का योगी भी कहते हैं। अलवर और उसके आसपास के इलाकों में बाबा की मजबूत पकड़ मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया है। कहते हैं कि वो बीजेपी के हिंदुत्ववादी एजेंडे पर फिट बैठते हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले अब राजस्थान में बीजेपी ने अपनी इकाई का ऐलान किया था, तब उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया था। चलिए अब आपको सुनाते हैं गुरुमुख से महंत बाबा बालकनाथ बनने की पूरी कहानी। महंत बालकनाथ का जन्म 16 अप्रैल 1984 को राजस्थान के अलवर जिले के कोहराना गांव में हुआ था। वे एक किसान के परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम सुभाष यादव और मां का नाम उर्मिला देवी है। बाबा माता पिता की इकलौती संतान हैं और उनके परिवार में उनके दादा फूलचंद यादव और दादी मां संतरो देवी हैं। उनका परिवार लंबे समय से जन कल्याण और साधु संतों की सेवा करता आ रहा है। बाबा को उनके परिवार ने 6 वर्ष की आयु में अध्यात्म का अध्ययन करने के लिए महंत खेतानाथ के पास भेज दिया था। महंत खेतानाथ ने ही उन्हें बचपन में गुरुमुख का नाम दिया था। महंत खेतानाथ से अपनी शिक्षा दीक्षा को लेने के बाद वो महंत चौंदनाथ के पास आ गए और महंत चौंदनाथ ने उनके बालक के समान प्रवृत्तियों को देखकर उन्हें बालकनाथ कहना शुरू कर दिया। महंत चौंदनाथ ने उन्हें 29 जुलाई 2016 को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। बाबा बालकनाथ योगी हिंदू धर्म के नाथ संप्रदाय के 8वें संत हैं। बालकनाथ योगी बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं। योगी की तरह भगवा कपड़ों में दिखने वाले बाबा बालकनाथ अक्सर अपने आक्रामक तेवर की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। बाबा बालकनाथ ने 2019 में पहला लोकसभा चुनाव जीता था
उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से अधिक वोटों से मात दी थी। बाबा बालकनाथ उसी नाथ संप्रदाय के महंत हैं जिससे योगी आदित्यनाथ जुड़े हैं। बाबा बालकनाथ रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत हैं और नाथ संप्रदाय की परंपरा मुताबिक योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो रोहतक की गद्दी को उपाध्यक्ष की पदवी हासिल है। ऐसे में वे सीएम योगी के भी करीबी माने जाते हैं। ऐसे में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आगामी समय में यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो बाबा बालकनाथ राजस्थान के योगी के तौर पर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दिखाई दें। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।